अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हमने बात की थी वैलिडिटी के एविडेंसेस के बारे में, और इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनको एस्टीमेट किस तरह से किया जाता है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है बेसिकली। तो हम शुरू करते हैं फेस और कंटेंट वैलिडिटी के एस्टीमेशन प्रोसीजर से। इसके दो तरीके हैं। एक है सिंपली सब्जेक्टिव, कि आप 5 एक्सपर्ट से राय लें अकॉर्डिंग टू फ्रैंकल, और वो जो आपको ओपिनियन दें उसकी बेस पे आप रिफाइनमेंट्स कर लें, और उनसे आप बेसिकली दो चीज़ें रिक्वायर करें। एक चीज़ कि ये जो क्वेश्चन हैं ये कंटेंट से रेलेवेंट हैं, यानी जिस बुक से या जिन चैप्टर से ये बनाया गया है क्या वो वाकई ही उससे मुतलका हैं। दूसरा क्या कि उसकी जो लैंग्वेज है वो अंडरस्टैंडेबल है, फिजिबल है उस उम्र के बच्चों के लिए या उस क्लास के बच्चों के लिए। तो ये जो लैंग्वेज फिजिबिलिटी की हम बेसिकली बात कर रहे हैं ये फेस वैलिडिटी है, और जो कंटेंट की रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं ये कंटेंट वैलिडिटी है। और वो जो आपको राय देंगे कि इसमें इस तरह से चेंजेस कर लें, उसकी बेस पे आप अपने टेस्ट को रिफाइन करें और पायलटिंग के लिए रेडी समझें। दूसरा प्रोसीजर है लाशे का, थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, और लाशे ये कहता है कि जो डिज़ायर्ड नंबर ऑफ़ एक्सपर्ट्स हूँ ये 14 हूँ, इससे कम हूँ तो भी रिलाई किया जा सकता है, और इससे ज़्यादा हूँ तो भी रिलाई किया जा सकता है। इसके लिए वो कहता है कि हर क्वेश्चन के आगे आप 3 ऑप्शन रखें एक्सपर्ट से राय लेने के लिए। एक रखें एसेंशियल, दूसरा नेसेसरी और तीसरा अननेसेसरी। और ये डिज़ायर्ड जो इसके लिए चांस होगा, या हम बोलें कि ये ऑप्शन टिक होना चाहिए, जो बेहतर है वो असेंशियल है। नेसेसरी हो तो हम किसी हद तक उसमें रिफाइनमेंट्स जो हैं वो कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी हो तो हम क्वेश्चन जो है उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट करेंगे, उसको दोबारा टेस्ट में नहीं रख सकते। तो सपोज़ कि वो 14 लोगों में से 10 लोग जो थे उन्होंने ये बोला कि ये आइटम जो है ये असेंशियल है, तो नीचे उसका फार्मूला है कि आप उसको किस तरह से फिर अप्लाई करेंगे। तो इसको बोला जाता है कंटेंट वैलिडिटी रेशो का फार्मूला, कि कंटेंट वैलिडिटी रेशो में ये जो स्मॉल n है ये बेसिकली शो कर रहा है कि वो एक्सपर्ट्स जिन्होंने इसको असेंशियल बोला है वो 10 थे, हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। टोटल कितने थे 14, और कैपिटल एन की जगह पे दोनों जगह पे हम 14 लिख देंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब तकरीबन जो मिनिमम तादाद 14 के हवाले से है वो 10 एक्सपर्ट्स को मस्ट उसको असेंशियल कहना चाहिए। अगर 10 से कम कहते हैं तो दिस इज़ वेरी मच सीरियस फॉर द क्वेश्चन, कि हमें उस क्वेश्चन को शायद फिर हम रख नहीं सकते, उसकी जो लिमिट है वो बिलो हो जाएगी CVR की। और CVI क्या है? बेसिकली जब सारे क्वेश्चन का CVR कैलकुलेट हो जाता है तो फिर हम उस पर एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, और वो सारे क्वेश्चन जो हैं उनका हम सम करके उसकी एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, और वो जो एवरेज होती है हम उसको बोलते हैं CVI या कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स। अभी हम बात करेंगे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को किस तरह से एस्टिमेट किया जाता है, और इसमें हम डाइकाटमस स्कोरिंग के हवाले से बात करेंगे। वो टेस्ट जिनकी स्कोरिंग हम 0 और 1 करते हैं, या तो ठीक है तो 0 नहीं तो 1, यानी दो ही तरह से हम उसको स्कोर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के लिए आइटम डिफ़िकल्टी, आइटम डिस्क्रिमिनेशन और डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस करते हैं, और इसको कलेक्टिवली बोला जाता है आइटम एनालिसिस। आइटम डिफ़िकल्टी से क्या मुराद है, या इसको आइटम फैसिलिटी भी बोला जाता है या फैसिलिटी इंडेक्स भी बोला जाता है। इससे मुराद है कि वो जो क्वेश्चन है उसको कितने % लोग हैं जो सही कर सके। सपोज़ कि टोटल 100 थे और उनमें से 60 लोगों ने किया, तो इट मीन्स कि 60/100 हम करके उसकी आइटम डिफ़िकल्टी या आइटम फैसिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये आएगी 0.6। इसकी रेंज ये रिकमेंड की जाती है कि 0.3 टू 0.7 जो है ये एवरेज है, 0.3 से बिलो हूँ तो ये हार्ड आइटम्स हैं, और 0.7 से अबव हूँ तो ये ईजी आइटम्स हैं, आसान हैं। यानी 80% या उससे अबव ने अगर किया है तो दिस इज़ गुड, 70 से अगर अबव चले गए हैं, और 0.3 यानी 30% से अगर बिलो लोग ही उसको सही कर सके हैं तो ये डिफ़िकल्ट आइटम है। दूसरी चीज़ है आइटम डिस्क्रिमिनेशन, कि वो क्वेश्चन जो है वो कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट कर सका है हाई अचीवर और लो अचीवर में। कहीं ऐसा सवाल तो नहीं है कि जो लो अचीवर जो हैं उन्होंने ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लिया है और हाई अचीवर उसमें से ज़्यादा ड्रॉप हो गए।
अगर ऐसा है तो हमें अपनी आंसर की को देखने की ज़रूरत होती है। सम टाइम ऐसा होता है कि हम आंसर की सही नहीं बना रहे होते, तो लो अचीवर क्योंकि वहाँ पे जा रहे होते हैं और हाई अचीवर सही ऑप्शन पे जा रहे होते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये क्वेश्चन जो है लो अचीवर ने कैसे कर लिया। तो क्वेश्चन अच्छा जो होता है वो हमेशा डिस्क्रिमिनेट करता है हाई अचीवर और लो अचीवर के दरमियान। और अगर क्वेश्चन बहुत ईजी हो या उसमें गेसिंग हो, तो दोनों एक जितना उसको ठीक करते हैं वो क्वेश्चन भी ठीक नहीं होता, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन कम होती है। थर्ड है डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चार, एक ऑप्शन ठीक था, तीन डिस्ट्रैक्टर थे, और वो डिस्ट्रैक्टर जो थे वो प्लाजिबल थे। प्लाजिबिलिटी से मुराद कि वो सेम सेम लग रहे थे, कंफ्यूज किया उन्होंने। कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं था जिसको किसी बंदे ने टिक नहीं किया 100 में से। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन था या डिस्ट्रैक्टर था तो वो तो होना ही नहीं चाहिए। तो मिनिमम जो है वो 5% रिकमेंड किया जाता है कि 5% तो लोग हों, यानी 100 में से 5 लोग हों जो कम अज़ कम एक ऑप्शन को अगर ठीक कर रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कोई क्वेश्चन बहुत ईजी हो और 90% लोगों ने अगर ठीक कर लिया, तो फिर भी जो तीन ऑप्शन हैं उसकी कहीं ना कहीं डिवीजन में उसकी एक खास प्रपोर्शन हो, वो अवेलेबिलिटी अपनी शो करे, कि ऐसा ना हो कि उसको कोई भी टिक ना करे। आगे बात है क्वेश्चनेयर के हवाले से, कि क्वेश्चनेयर का हम किस तरह से उसकी हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को चेक करते हैं। तो इसके दो प्रोसीजर होते हैं, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस और पहले पायलटिंग की जाती है। पायलटिंग से मुराद होता है कि आपका जो क्वेश्चनेयर होता है उसको आप अप्लाई करते हैं कुछ लोगों पे और या एक सैम्पल पे, और उसके बाद आप इसको कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट जो पिक्चर है ये बेसिकली एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस की है, और ये मेरे पीएचडी के काम में से है कि ये मैंने खुद इसको कैलकुलेट किया है। इसकी लेफ़्ट साइड पे आइटम नंबर है, यानी आइटम के नंबर हैं टोटल कितने हैं, ये 16 हैं। और दूसरी साइड पे देखें तो कंपोनेंट्स में नीचे शो किया गया है 1 2 3 4 4 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट कंपोनेंट के नीचे देखें तो 5 ऑप्शन हैं जो बोल्ड हैं, सेकंड के नीचे 4 ऑप्शन बोल्ड हैं, थर्ड के नीचे भी 4 हैं और लास्ट के नीचे 3 हैं। तो ये क्या हमें बेसिकली बता रहा है, इसको हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर में यानी SPSS में बेसिकली अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि वो जो आइटम हैं वो आपस में ना क्या इकट्ठे हो रहे हैं। कन्वर्जेंट वैलिडिटी जो हमने टर्म बोली थी, अगर वो एक कंपोनेंट के नीचे जो 5 आ रहे हैं ये हमें क्या बता रहे हैं कि ये किसी एक कंपोनेंट से रेलेवेंट हैं। दूसरे कंपोनेंट के नीचे जो 4 आ रहे हैं ये हमें बता रहा है ये किसी दूसरे कंपोनेंट से रेलेवेंट हैं। इसी तरह से तीसरा और चौथा। तो ये हमें बेसिकली ये क्या कह रहा है कि ये दूसरों से, यानी जो दूसरे में आ रहे हैं ये फर्स्ट से डिफरेंट हैं, और जो फर्स्ट में आ रहे हैं ये सेकंड और थर्ड और फोर्थ से डिफरेंट हैं, लेकिन ये आपस में एक जैसे हैं। तो हमें ये आइटम्स को अलग-अलग करके ऑटोमेटिकली बता देता है क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चनेयर में होते हैं। तो ये उनको अलग-अलग करके हमें ये गाइड कर रहा होता है कि ये किसी एक चीज़ का पार्ट हैं। अब नेक्स्ट इससे जब हम इसको कर लेते हैं तो हम नेक्स्ट फिर कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जिनमें लिजरल है, अमोस है मोस्ट फेमस। तो ये मैंने काम जो है ये अमोस में किया। एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि अगर सब कंस्ट्रक्ट ना हो तो वो ना बेसिकली हमने सही तरीके से ना कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी नहीं की। तो ये जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट, करेज और सेल्फ मैनेजमेंट, ये बेसिकली सब कंपोनेंट हैं किसी एक चीज़ के। यानी एक मेन चीज़ होती है और उसके कुछ सब कंस्ट्रक्ट होते हैं। जैसे ऑनेस्टी है, तो ऑनेस्टी को हम बोलेंगे उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें ट्रूथफुलनेस हो सकता है, उसमें प्रॉमिस कीपिंग हो सकता है, उसमें केयरिंग हो सकता है किसी की चीज़ की। तो उसके जो पार्ट्स बन सकते हैं हम उसको बोलते हैं सब कंस्ट्रक्ट या कंपोनेंट। तो ये भी एक चीज़ जिसको हम टीचर की फॉलोशिप बोलते हैं, उसके ये 4 पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उसके पार्ट्स बने, हो सकता है कि डायरेक्ट ही उसके क्वेश्चंस बन जाए। तो दूसरी साइड पे चॉइस ऑफ टीचिंग है टीचर्स की, तो उसके डायरेक्ट वो क्वेश्चंस हैं। तो हमें ये क्या शो कर रहा है कि इसके जो एरोस हैं उसके ऊपर जो ये हमें लोडिंग इसकी नज़र आ रही है ना, या वैल्यू नज़र आ रही है 0.76 ये बेसिकली हमें बता रहा है ये कितने ज़्यादा क्लोज हैं उस कंपोनेंट के, कितना ज़्यादा उसको इफ़ेक्टिवली ये मेजर कर रहे हैं। और दूसरी साइड पे जो 4 बेसिकली सब कंपोनेंट हैं वो भी उसके आगे जो आइटम है वो हमें उसके लोड और उसकी क्लोजनेस को शो कर रहे हैं। 0.92 टॉप पे देखें, 0.77 ये CPT2 CPT3 उनका, और इसी तरह से बाकी सारे। और इसी तरह से वो आपस में कितने ज़्यादा रिलेटेड हैं, कॉम्पिटेंस और कमिटमेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है या जो वो एरो के निशान हैं
0.25, इट मीन्स कि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये 0.25 है, और नेक्स्ट 0.44 भी है, 0.45 भी है। ये मिनिमम रिलेशनशिप 0.2 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 0.8 होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हो जाए रिलेशनशिप तो भी ये बोला जाता है कि ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ये अलहदा से कोई कंपोनेंट नहीं है। और अगर इससे कम हो तो भी ये कहा जाता है कि ये एक दूसरे से डिफरेंट है, ये किसी एक चीज़ का पार्ट नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी पे। तो इसको चेक किया जाता है कोरिलेशन और रिग्रेशन से। यानी क्राइटेरियन वैलिडिटी में हमने क्या बात की थी कि हम 2 टेस्ट लेंगे, उन दोनों टेस्ट के रिजल्ट्स का रिलेशनशिप देखेंगे। तो रिलेशनशिप के लिए जो चीज़ें अप्लाई की जाती हैं वो कोरिलेशन है और रिग्रेशन है। और कॉन्सिक्वेंशियल वैलिडिटी के उस टेस्ट के क्या असरात हुए हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, इनको हम ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं और समवट इंटरव्यू के ज़रिए भी मालूम कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।